और एक बड़ी खबर बलिया से इस वक्त हमारे पास है। किशोरी के साथ छेड़खानी करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया और ग्रामीणों ने पकड़कर इन मंचलों का सिर मुड़वा दिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी युवकों को हिरासत में लेते हुए ग्रामीणों में से 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर। छेड़छाड़ करना 3 युवकों को बहुत महंगा पड़ा। बलिया में तीनों के सिर मुड़वा दिए ग्रामीणों ने। इन्हें बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसके अलावा ग्रामीणों में से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बलिया से खबर। छेड़खानी 3 युवकों को बहुत महंगी पड़ी है। हमारे संवाददाता अजय बलिया से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये कब हुआ, क्या हुआ, बताइए विस्तार से। सर, ये लड़की जो है शौच के लिए जा रही थी तो 3 लड़के उसके साथ छेड़खानी कर दिए और गांव वालों उसने लड़की ने शोर मचाया तो ग्रामीण इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उसकी जम के पिटाई की और उन लड़कों का सिर मुड़ा दिया, बाल मुड़ाया और उसके बाद जो है जब ये उसको वीडियो को गांव वालों ने वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद जब पुलिस को इसकी भनक लगी, पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस जो है इस पर कार्रवाई की और जो लोग सिर मुड़ाए थे उनके तहरीर पर ग्रामीणों की तरफ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शुक्रिया आपका अजय। तस्वीरें देखिए आप। सिर मुड़वाया इन युवकों का ग्रामीणों ने क्योंकि इन्होंने एक युवती के साथ छेड़खानी की थी। ये सज़ा इनको दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बलिया से। एक युवती के साथ छेड़खानी करना कितना महंगा पड़ा इन युवकों को, आप देखिए। इनके सिर मुड़वा दिए गए। अब इन तीनों को हिरासत में लिया गया है और इन्होंने भी तहरीर दी है ग्रामीणों के खिलाफ। तो ग्रामीणों में से भी 2 लोगों के खिलाफ मामला बना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। बलिया से मिली हमें तस्वीरें। हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि शौच करने जा रही युवती के साथ इन्होंने छेड़खानी की और उसके बाद इन तीनों को ये सजा दी गई गांव वालों के द्वारा। तीनों के सिर मुड़वा दिए गए। इधर कोरोना काल में सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने आगरा में करोड़ों के घपलेबाजी मामले में कार्रवाई की है जो साल 2004 में हुआ था। इस मामले में सीएम ने आगरा के असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल आगरा में करोड़ों रुपए की वाणिज्य टैक्स की चोरी हुई थी और इधर योगी सरकार की ओर से अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, एक फर्जी पत्रकार के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया है जो आईएएस अफसर से कानपुर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर पोस्टिंग को लेकर 1.25 करोड़ की डील कर रहा था। तो एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संतोष शर्मा के पास चलते हैं लखनऊ और मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बारे में उनसे विस्तार से समझते हैं। संतोष, जाहिर सी बात है इस पीरियड में, इस काल में जब सारी मशीनरी कोरोना से संघर्ष कर रही है, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन लिया है मुख्यमंत्री ने, इसका बहुत सख्त मैसेज गया होगा ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में। बिल्कुल सख्त मैसेज गया नौकरशाही को सुधारने की ही कवायद में। जो नौकरशाही पर आरोप लगते थे कि भ्रष्टाचार एक आकंठ तक डूबी हुई है, उसी को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आगरा में दोनों असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। पंचायत विभाग के चकबंदी विभाग के रिटायर हो चुके अधिकारी की पेंशन में कटौती का आदेश दे दिया और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार यूपी एसटीएफ के द्वारा करवाया गया जो कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनवाने के नाम पर 1.5 करोड़ की डील कर रहा था। और इतना ही नहीं, उस शख्स को गिरफ्तार करने के बाद से उसके पास से 15 लाख रुपए भी बरामद हुए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे मामले में ये नौकरशाही में आखिर हो क्या रहा है, ये एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, दूसरी तरफ
एक बवंडर उठा था उत्तर प्रदेश में नोएडा से। नोएडा में तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी कि 5 IPS ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने पैसा देकर के पोस्टिंग पाई थी और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके तमाम सबूत दिए गए, जो वैभव कृष्ण ने भी कहा कि हमने एक गोपनीय रिपोर्ट में वो तमाम सबूत भी दिए। लेकिन 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वो किनारे किए गए, वैभव कृष्ण सस्पेंड हुए। लेकिन अब इसी तरीके से IPS के बाद अब IAS लॉबी में भी सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर ये जो 1.5 करोड़ रुपया किस शख्स ने दिया, ये जालसाज जो गिरफ्तार हुआ, जो ठगी करने वाला व्यक्ति, जो कथित पत्रकार है, इसको गिरफ्तार कर लिया यूपी STF ने, गाजियाबाद का रहने वाला है और उसको लखनऊ के विभूतिखंड से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसको आखिर वो 1.5 करोड़ रुपए देने वाला शख्स कौन था और कौन अफसर है जो कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के लिए घूसखोरी के दामन थाम रहा था, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जब एक तरफ मुख्यमंत्री बिल्कुल अगर कहा जाए कि डंडा लेकर के खड़े हैं और उस तरफ दूसरी तरफ अफसरशाही और नौकरशाही में इस तरीके से भ्रष्टाचार की सुबुगाहट है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है कि मुख्यमंत्री एक तरफ भले ही कवायद में लगे हों, लेकिन गाहे बगाहे जो तमाम ऐसे अफसर हैं उन पर कार्रवाई होना भी ज़रूरी है जो पैसा देकर के पोस्टिंग कराना चाहते हैं। भले ही जालसाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया हो, लेकिन असल कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। असल कहानी तभी खत्म होगी जब उस अफसर से भी जवाब तलब हो, उसको सामने लाया जाए जिसने 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा कि उसको 15 लाख रुपए बतौर एडवांस मिले। तो 15 लाख रुपए कोई हवा में नहीं आता। 15 लाख रुपए एक बड़ी रकम है और ये 15 लाख रुपए किस व्यक्ति ने दिए और किस अफसर की पोस्टिंग के लिए उसने जिम्मा उठाया और किसने दिए, ये एक बड़ा सवाल है जो जांच का बिंदु है, जिसको यूपी STF को करना होगा। जी राजेंद्र, बिल्कुल हमें इंतजार रहेगा कि यूपी STF सच और तथ्य लोगों के सामने रखे और उसके बाद हम लोगों तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद संतोष शर्मा आपका इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। गाजियाबाद के लिए गाइडलाइन आज से लागू हो गई है और इसके तहत कई अहम फैसले लिए गए हैं। जैसे अब दिल्ली से गाजियाबाद आने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया में जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसके अलावा अब जिले में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। तो गाजियाबाद NCR का जिला, ये बड़ी राहत की बात उन लोगों के लिए जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में आवागमन करते हैं। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से विपिन तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। विपिन, आप दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है। अगर ये आवागमन खुल गया है तो क्या तस्वीर है गाजियाबाद दिल्ली रूट की, और इसके अलावा गाजियाबाद में कौन कौन सी दुकानें खुली हैं, कैसा माहौल है? देखिए, तस्वीरों की आपने बात की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आज जैसे ही छूट मिली और आप देख सकते हैं जाम लगा हुआ है, वाहनों की एक लंबी कतार यहां लग गई है। जहां तक आप देख पाएंगे बैरिकेडिंग के आगे तक वहाँ वाहनों की कतार लगी हुई है। सड़क पे दबाव बहुत है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक की टीम और जनरल पुलिस भी यहाँ मौजूद है, यूपी पुलिस भी मौजूद है, लेकिन वाहन इतनी कतार की संख्या में है, वाहन इतने संख्या में है कि उनको रोक पाना मुश्किल हो पा रहा है। लगातार वाहन आ रहे हैं और लंबा एक जाम अगर हम कहें तो लग गया है। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर है, गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ता है, गाजीपुर इलाका है, ये यही मंडी भी है गाजीपुर की, और इसमें आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक जाम लग गया। दरअसल 21 अप्रैल को गाजियाबाद प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि दिल्ली जाने पर प्रतिबंध रहेगा, दिल्ली से आने वालों पर प्रतिबंध रहेगा। अगले दिन नोएडा प्रशासन ने भी इस बात को जारी कर दिया था और ये रूल इतने कड़ाई से फॉलो करवाए जा रहे थे कि जो दिल्ली सरकारी कर्मचारी हैं या पुलिस के लोग जो हैं, जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते थे, उनको सुबह 9 बजे तक हर हालत में बॉर्डर क्रॉस करना होता था और शाम को 6 बजे के बाद ही उनकी एंट्री होती थी। लेकिन आज जैसे ही इस आदेश को वापस किया गया है तो वाहनों की लंबी कतारें बॉर्डर पे देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है विपिन की लंबी कतारें हैं, वाहनों का जो है रेला है जो शायद दिल्ली की ओर रवाना हो रहा है। अब विपिन, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई थी और जब उनको पैसेज मिला है तो वो, बहुत धन्यवाद आपका विपिन तोमर। और राहुल गांधी इस वक्त एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता है कि वो करता क्या है। रात भर में सोच के रात में ही बोल देता है 12 बजे सब कुछ बंद, तो सुबह समझो सब कुछ बंद। जैसे नोटबंदी हुई थी, दिया वैसा ही सुबह होता है। नोटबंदी हुई एक दिन, गरीब
आदमी के बारे में सोचता नहीं। 8 बजे बोल दिया 1500 का बंद, तो बस समझ लो बंद ही हो गया। ऐसे ही इसमें कह दिया 1 दिन के लिए बंद है भारत और दूसरे दिन फिर बस। कितने पैसे का आपका नुकसान? कमरे पे 5-5 हजार रुपए का सामान पड़ा हम लोगों का। कमरे को गया नहीं मिलेगा कभी। आएंगे ना सामान लेके चलते थे कैसे चलते। ये जो बीमारी की बात हो रही है, आप किसी से मिले जिसको बीमारी है? अब वो तो मीडिया वाले बताएंगे, डराएंगे कि बीमारी है, बाहर मत निकलना, वो छूने से फैलती है, फलाना ढकाना, तो हम लोग तो वैसे ही डर जाएंगे क्या छूने से फैलती है। अमीर लोग तो आसानी से घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने को पीने को जो भी चाहिए है। उनके पास कोरोना की बीमारी ना है, पेट की बीमारी है सर। आपको कोरोना वाली बीमारी नहीं हम लोगों को सता रही, हम लोगों को ये पेट की बीमारी सता रही के भूखन प्यासन मर रहे हैं। और कल क्या होगा आपका? तो बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। डर नहीं लगता कि भाई हाईवे पे क्या होगा, कौन? नहीं, कुछ नहीं डर लगता, कोई डर नहीं। अपना मन तो गलत हुआ था में निकल जैसे बने निकल जाएंगे, चले जाएंगे। कोई दे देगा मदद तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गाँव का छोड़ दिया। ठीक है, गाँव पे छोड़ दिया मान, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? के गज जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए, सो 2 पैसे मतलब फिर से रोजगार चालू करें। हाँ, फिर से रोजगार चालू होगा। काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। वो अपने गाँव में जो बस मिलेगा 200 रुपये कमाता है, वहाँ 25 रुपये कमाएगा गाँव में, तो आदमी पेट तो भरेगा अपना। अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप गाँव पहुँच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे तो वहाँ भी खेती में कोई भी फसल काट लेते, कुछ खाने के लिए हो जाता। कोई जबा काटते मत तो अपने साल 1-2 महीना के खाने के लिए कर लेते। अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे? बच्चे मौजाद हुए कि कहाँ से खवाएंगे, क्या खाएंगे? और आप भैया, आपका नाम? आप भी इनके साथ हो? सब एक साथ, एक परिवार। आपको क्या लग रहा है? इधर आ जाओ। हमको ये लग रहा है कि गांव पहुंच जाए। ये सोचा कि ये खाली 1 दिन के लिए लग रहा है, 1 दिन लग रहा है, 1 दिन बाद इसके बाद तो खुलेगा। फिर सोचा कि 14 तक लगेगा, तो 14 के बाद तो खुलना है ही, फिर बढ़ता ही जा रहा है। कोई भरोसा नहीं है मोदी को, सरकार का कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे 1 दिन की बताई थी, 1 दिन के बाद फिर 21 दिन की बताई, अब ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, तो मजदूर क्या करेंगे? तो आपको लगता था कि अगर 30 दिन का होता है तो पहले ही 30 दिन बोल देना था, अगर 40 दिन का होता है पहले बोल देना कि भैया मैं एक बार कर रहा हूँ, 40 दिन का कर रहा हूँ, चाहे वो 5 साल का लगता है, 1 दफा बोलता। मगर अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। कुछ नहीं खोला, तो बाहर निकलना मुश्किल है। आप बोल रहे काम की बात, वहाँ किसी की इज्जत नहीं है, न महिला की न जेंट्स की, किसकी नहीं है। वहाँ मजदूर की इज्जत है ही नहीं, इज्जत है नहीं है, कि मजदूर है, कि गरीब है, कि कैसे है, कोई इज्जत नहीं है वहाँ मजदूर। अगर अपन लोग हम लोग किराया देंगे ना तो इज्जत है, और अगर किराया नहीं देंगे तो कोई इज्जत नहीं है। हाँ। जब काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएगा? तो हरियाणा कैसे जाने को हुआ? कुछ लोग पहले आप किसी को जानते थे वहाँ पे? हाँ, जानते थे, जो हरियाणा में थे। हाँ, ठेकेदार था जान पहचान का। तो अब आप जाओगे यहाँ से? हाँ जी। आपको लग रहा है कि आप आसानी से पहुँच जाओगे? जो कमरे में वहाँ डंडा मार मार के सह रहे थे, तो रास्ते में जो होगा तो देखा जाएगा। और जो बेटा है आपका कहाँ है? ये भी पूरा चल रहा है? हाँ, साथ ही में चल रहा है, बैठ बैठ के आते हैं, जो थक जाते तो सब लोग 2-3 किलोमीटर चल लेते फिर बैठ जाते, 2-3 किलोमीटर चल चल के बैठ जाते हैं। अब बच्चे की वजह से कम चल पाए। कुछ भी होता है सब जनता ही को भोगना पड़ता, बड़े आदमी को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी होगा हर चीज में जनता ही को फर्क पड़ता है। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है, उन्हीं की मट्टी पलीत है। आपको लगता है कि लॉकडाउन हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया? बीमारी को कोई नहीं हराया, लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था, कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेज देते, फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे। पहले तो बता सकते थे, 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए, इतने दिन के लिए काम बंद होगा। अच्छा, हरियाणा से ट्रेन नहीं चली? नहीं। कुछ भी आपने कोशिश किया ट्रेन में जाने की? चली तो बोल रहे थे 3000 का रिजर्वेशन बनेगा, हमारे पास तो नहीं है 3 रुपए, हम 3000 का रिजर्वेशन कहाँ से बनवाएंगे? वो तो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाला? नहीं, हमारे अकाउंट में 1 रुपये भी नहीं आया, 1 रुपये भी नहीं आया। 2-4 हजार डले होंगे पहले। बोल दिया सबको डाल दिया, 2-4 आदमी के खाते में डाल लेते, बोले पूरी जनता को डाल दिया। पूरी जनता को डालेंगे तो आएंगे तो बताएगी नहीं जनता, तो इतनी दुखी ही क्यों होगी? पहली बात का होता 500 रुपए में 1 दिन की सब्जी नहीं आती, राशन पानी सब खरीदन जाओ, 500 रुपए में क्या होता? आपका महीने का खर्चा कितना होता है?
महीने का खर्चा होगा वो 8-10 हज़ार रुपया। हाँ, अब 2 बच्चे हैं, 2 ही आदमी हम हैं, तो कितना 8-9 हज़ार रुपया तो हो जाता है हाल में। 3,000 रुपये कमरे में लग हाँ, कमरे में लग जाते किराया, कमाया नहीं है पैसा। तो किराया माफ करा देंगे, जो करा देंगे, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। क्यों कच्चू नहीं हुआ, कोई मदद नहीं मिली, कमरा किराया माफ हुआ, ना कोई बिजली का बिल माफ हुआ, ना कोई पानी का। सब लेते हैं कमरे वाले, ना पानी का माफ करते, ना बिजली का, ना किराया। कहाँ तक आपको जाना है? झांसी, ठीक है, कोशिश करते हैं। हाँ, झांसी पहुँचा तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, ट्राई करते हैं, कोई ना कोई तरीका निकालते हैं आपको झांसी पहुँचाने का। ठीक है, अच्छी बात है, यही है तो इतनी मदद दे दो, बहुत है, मेहरबानी बहुत है हमें। चलो ऐसे मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छी बात है। नमस्कार। 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 सोलह मई को राहुल गांधी ने रास्ते पर जा रहे प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की थी और 17 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो YouTube पर शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने। और इसमें जो बातचीत की है राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ, वापस लौटते मजदूरों के साथ, वो आपने अभी विस्तार से देखी। अब हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से, वहाँ के मनौना कांड में राजनीति शुरू हो गई। एक और पीड़ित ने कहा कि अगर उसे 8 दिन में इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। और वहीं पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह और बाहु विधायक का पक्षालिका सिंह पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी बाबूलाल ने सवाल खड़े किए हैं। चौधरी बाबूलाल भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की है और साथ साथ अरिदमन सिंह पर भी हमला बोला है। 13 मई को मनौना गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ। हालांकि पुलिस अभी तक सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है, बाकी आरोपी फरार हैं। योगी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय दिलवाएं। राजा पदाहर वाले उनकी पत्नी पच्छालिका ने हमें पंचायत में बुलाया। जब हमने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरे परिवार वालों को पिटवाया। अगर हमें 8 दिन के अंदर हमें न्याय नहीं मिला तो मैं और मेरे परिवार वाले आत्महत्या कर लेंगे और उसके जिम्मेदार होंगे राजा पदाहर वाले और उनकी पत्नी पच्छालिका। बनार थाना तहसील बहा का मनौना गांव का है। जिस तरीके से वहाँ एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसमें पुलिस न जाने किस दबाव में काम कर रही है, तुरंत उस जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत गिरफ्तारी दी जाए। ये पंचायत हुई, मेरा मांग है शासन से, प्रशासन से, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और लॉकडाउन के पीरियड में, महामारी के पीरियड में, जहाँ सरकार का और जहाँ प्रशासन का ये नियम है कि 5 आदमी से ज़्यादा कोई इकट्ठा नहीं होगा, उस जगह पे पंचायत पीड़ित परिवार के घर पे बुलाई जा रही है। ये सरासर पार्टी के नियमों का, सरकार के नियमों का उल्लंघन है। ये पॉस्को का मामला है। माइनर लड़की है और बिल्कुल गरीब परिवार से लड़की है। उनके साथ ही दबंगों ने, अपराधियों ने जिन जैसे कुकृत्य किया है, भाई उनको नहीं जेल देंगे तो किसको भेजेंगे। और पूरा ये संरक्षण, क्योंकि वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, सुग्रीव चौहान जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उन्हीं के परिवारजन इसमें सम्मिलित हैं और खुद ही अपराधी रह चुके हैं। 302 का मामला उनका दर्ज है, 307 का मामला पूरा दर्ज है। वो आपको ये प्रेस नोट पे उनकी तारीखियाँ आपको सब सम्मिलित होंगी। और जो वहाँ हैं वो लोग भी, उनमें भी उनका आपराधिक इतिहास है, तो वो बेचारे गरीब बोलने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, यही हो रही थी कि क्या हुआ, भयभीत बहुत थे ये परिवार, बहुत गरीब परिवार है। राज साहब भी हमारे साथ थे। राज साहब ने सीओ साहब से ये बात पूछी कि एक नामजद है, 3 अज्ञात हैं, वो अज्ञात वाले आप लोग कब अरेस्ट करोगे? तो सीओ साहब का जवाब ये था कि लड़की जब अपना बयान देगी तब हम लोग देखते हैं क्या नाम आते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है पुलिस को, ये क्यों नहीं पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है?
जब ये बात हो रही थी, एक बच्चा बीच में आके बैठ गया और वीडियोग्राफी इस चीज़ का कर रहा था। तो ऑब्जेक्शन हम लोग उठाए कि तुम वीडियोग्राफी कर क्यों रहे हो और तुम हो कौन। तो गांव वालों ने कहा ये उसी पक्ष से हैं जिससे जिसने ये लड़की को पीड़ित किया है, या इस आरोपी पक्ष की तरफ से, और फिर वहाँ बवाल मच गया। आइए इस मामले को और विस्तार से समझते हैं। नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी आगरा से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नितिन, थोड़ा और सरल करके इस विषय को हमारे दर्शकों के सामने रखिए। देखिए राजेंद्र, ये घटना हुई है 13 तारीख को, थाना बिनाहट के मनौना गांव की घटना है। एक नाबालिग युवती के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया, जिसमें एक नामजद व्यक्ति जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अज्ञात हैं। रात की ये घटना हुई। अब इसके बाद 20 तारीख को उस गांव में पूर्व मंत्री राजा अर्दमन सिंह, जो समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, इस समय बीजेपी में हैं, उनकी पत्नी जो बाह से विधायक हैं रानी पक्षालिका सिंह, वहां जाती हैं। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और वहां पूरा पंचायत करने लगती हैं। सीओ टमटा हरिश्चंद्र टमटा को भी वहां मौके पर वो बुला लेते हैं और उसी दरमियान उस पीड़ित परिवार को सामने बिठा लिया जाता है ज़मीन पर, और उसके बाद उनसे जवाब तलब किया जाता है। उस राजीनामे की बात चल रही होती है और इसी दरमियान कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा होता है और अचानक से कुछ लोग उसका विरोध कर रहे होते हैं और बवाल शुरू हो जाता है। कई थानों की फोड़ शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन उल्लंघन में पूर्व मंत्री राजा अर्दमन सिंह क्यों गए, उन्होंने क्यों लॉकडाउन का उल्लंघन किया। और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सत्ता के आगे पूरी तरह से पुलिस नतमस्तक हो गई है। अर्दमन सिंह और उनकी जो पत्नी है, विधायक हैं बाह से, वो खुद वहां पंचायत करने गई, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन उल्लंघन में उनका नाम नहीं दर्ज किया है। गौरव परिहार समेत 8 लोग और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ 188, 269 और अन्य महामारी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है। सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति खुद लॉकडाउन का उल्लंघन को लीड कर रहे हैं, जो पूर्व मंत्री अर्दमन सिंह हैं या बाह से जो विधायक पक्षालिका सिंह हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी की विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, एक पुराना राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में सत्ता के आगे पूरी तरह से पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है। अब इस मामले में तूल इसलिए पकड़ रहा है कि बीजेपी के ही जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इस मामले में अर्दमन सिंह पर कार्रवाई की बात कही है, उस लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कही है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़की ने कल अपना बयान जारी कहा है और ये कहा है कि अगर 8 दिन में उसको इंसाफ नहीं मिलता तो वो और उसका पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना अगर बढ़ती है, तो प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री को अपने स्तर पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये मसला हो चुका है और आगरा की राजनीति में ये लगातार मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि राजा अर्दमन सिंह का ये कहना है कि ये सब उनके विरोधियों की साजिश है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने मिलकर वो अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक जो नाबालिग युवती है उसको एक तो इंसाफ नहीं मिल रहा, जो अज्ञात लोग हैं, दूसरे इस तरह की चीजें भी साथ में हो रही हैं। पुलिस की भूमिका पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि पूरी तरह से लापरवाह लचर रही है और लॉकडाउन उल्लंघन में भी एक तरफा कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन उपाध्याय। एक और खबर इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद से है। सपा विधायक ने वहां पर लॉकडाउन तोड़ दिया। मदद के नाम पर भीड़ इकट्ठी की गई और विधायक के आवास पर भीड़ में अफरा तफरी फैल गई। जब सवाल पूछा गया तो विधायक महोदय धमकाने लगे। ये देखिए आप, जबरदस्त भीड़, विधायक के आवास पर जबरदस्त भीड़। समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इकराम कुरैशी के आवास पर, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो धमकाने लगे। धक्का मुक्की हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। मुरादाबाद की तस्वीर ये आप देख लीजिए, विधायक महोदय के आवास पर कितनी जबरदस्त भीड़ इकट्ठी थी। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।